Good morning, 10th class students. In the previous video, we have seen introduction of an epitome of courage, and we come to know about one great scientist, Dr. Stephen Hawking, and we came to know that Stephen Hawking had a great dreaded disease, and it was very rare disease. In spite of that, he researched undauntedly. निडरता से उन्होंने अपनी रिसर्च जारी रखी और इनके बारे में तो सभी बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनके बारे में काफ़ी टीवी में प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द लेसन. Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. तो एग्जैक्टली 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो जो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, उनके मौत के 300 साल के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ है जनवरी 1942 को और डेट थी 8. तो 8 जनवरी 1942 ऑक्सफोर्ड में, लंदन, यहाँ पे इनका जन्म हुआ. Little did his parents know that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of this century. Little did his parents know. Of course, सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को साधारण बच्चा ही समझते हैं और उन्हें बचपन में नहीं पता चलता है ना कि बच्चा आगे होके क्या होने वाला है या उसके कैसे गुणों से वो क्या बनने वाला है. तो सेम वे उसके पेरेंट्स के भी साथ उन्हें भी नहीं पता था कि उनका ये जो छोटा सा बच्चा है वो एक दिन ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से पुकारा जाएगा. हेल्ड यानी एक्लेम यानी पुकारा जाएगा, पुकारना. ओके, तो पूरे सेंचुरी में, पूरी शताब्दी में उनके छोटे से बच्चे को सबसे ग्रेटेस्ट या ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट करके लोग बुलाएंगे या जानेंगे, इसका उन्हें अंदाज़ा नहीं था जब वो छोटा सा बच्चा था. नाइदर कुड एनीबडी इमेजिन दैट हिज माइंड वुड सोअर अप इनटू स्पेस लाइक लाइट. और ना ही कोई ये कल्पना कर सकता था, इमेजिन कर सकता था कि इसका माइंड लाइट की तरह आसमान में ऊपर उड़ेगा. माइंड यानी बुद्धि, विचार है ना. मोर इम्पॉर्टेंटली, none could predict that he would be the very epitome of courage. और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि कोई ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था. कोई ये प्रेडिक्शन यानी क्या होता है, भविष्य. ओके, तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था यानी कोई ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि ये एपिटोमी ऑफ करेज बनेंगे. एपिटोमी इज़ अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण, किसी भी चीज़ का बढ़िया सा उदाहरण. तो ये करेज में, साहस में इनका बहुत ही बड़ा उदाहरण है. और ये खास करके तब जब इनको एक बीमारी हुई थी और उस बीमारी से उनके बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम हुए थे वो हम लोग आगे लेसन में देखने वाले हैं. नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ. करेज इज़ अ वंडरफुल थिंग. It is that quality which makes people not lose heart when faced with a great calamity. Courage is what? Courage is a wonderful thing. साहस, शूरता, वीरता, ये एक बहुत ही अचरज भरी चीज़ है, वंडरफुल थिंग है. और ये वो क्वालिटी है, ये आपके अंदर का वो गुण है विच मेक्स पीपल नॉट लूज हार्ट. ये लोगों को अपना दिल हारने नहीं देता, किसी भी चीज़ से हार नहीं मानने देता. When faced with a great calamity, जब बहुत बड़ा संकट आपके ऊपर आता है तब भी आपको लड़ने की क्षमता देता है. ये वो गुण हैं. तो उस गुण को हम क्या कहेंगे, करेज. और यही करेज आपको स्टीफन हॉकिंग्स में नज़र आने वाला है. इट वुड नॉट बी एन एग्जैजरेशन टू से दैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी. और ये कहने में कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताई हुई बात नहीं है
कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जो है वो एक लिविंग लीजेंड है, एक लिविंग हिस्ट्री है, जीती जागती हिस्ट्री यानी जीता जागता इतिहास है। और वो भी किस में? कॉस्मोलॉजी में। अब कॉस्मोलॉजी क्या है? तो ये एक तरह की पढ़ाई है जिसमें यूनिवर्स, हमारी जो पृथ्वी या हमारा जो अंतरिक्ष निर्माण हुआ, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ या इसका ओरिजिन, निर्माण कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में इस कॉस्मोलॉजी में पढ़ाई की जाती है। ये इसी से रिलेटेड ब्रांच है और इसी के ऊपर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो ये एक लिविंग लीजेंड है। क्यों है ये लिविंग लीजेंड, ये हमें अभी पता चलेगा। मैंने क्या बताया लिविंग लीजेंड का मीनिंग आपको? जीता जागता इतिहास। ही इज़ द वेरी पर्सोनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। और इससे हमें पता चलता है कि इनके करेज और आशा, करेज अभी हमने देखा साहस, और होप यानी आशा, उम्मीद का एक जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के रूप में। एक्सेप्ट हिज माइंड, हिज होल बॉडी इज बाउंड टू अ व्हील चेयर। अब क्यों है ऐसा, इतना खास क्यों बोला गया है इन्हें? तो उनका माइंड छोड़कर उनकी पूरी जो बॉडी थी वो व्हील चेयर को लगी हुई थी, यानी सिर्फ उनका काम माइंड से होता था, बाकी उनका शरीर उन्हें किसी भी तरह का कोई साथ नहीं देता था। वो पूरी तरह से व्हील चेयर के सहारे जी रहे थे। और व्हील चेयर कब लगती है? जब आपके हाथ पैर काम नहीं करते हैं तब। लेकिन फिर भी उनका माइंड जो था वो काम कर रहा था। थैंक्स अ क्रूएल क्विर्क ऑफ फेट, येट ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। और ये उनका कहना है कि थैंक्स टू अ क्रूएल क्विर्क ऑफ फेट, यानी हमारा जो नसीब है उसको उन्होंने थैंक्स कहा, जबकि वो क्रूएली उनके साथ काम कर रहा था, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी को उसने ख़त्म कर दिया था। फिर भी बावजूद उसके वो कहते हैं कि मेरा फेट, मेरी डेस्टिनी, मेरा नसीब मेरे साथ था। और वो फिर एक बहुत ही बढ़िया या बड़े ग्रेट साइंटिस्ट इस सेंचुरी के, इस शताब्दी के, शताब्दी आपको पता है 100 साल, इनमें उनके जैसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं है। थर्ड पैराग्राफ, एन एवरेज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर। नाउ हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ में पता चलता है कि स्टीफन के साथ क्या हुआ था। एन एवरेज चाइल्ड, जब वो छोटे थे, एवरेज बच्चों जैसे थे, सभी के जैसे थे, औसतन बच्चे थे। स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर, आपके जैसे ही वो एक नॉर्मल टीनेजर था। टीनेजर यानी आपको पता है, फर्स्ट पोएम हम लोगों ने टीनेजर देखी है ना? तो किशोर अवस्था तक वो काफ़ी नॉर्मल थे। फुल ऑफ मिसचीफ एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। फुल ऑफ मिसचीफ, मस्ती में पूरे थे, उन्हें बहुत मस्ती करना पसंद था, जैसे कि आप बच्चों को लगता है। एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स, बट उसके साथ उन्हें गणित और संगीत में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उनका झुकाव जो था वो संगीत और गणित की तरफ था। इवन दो हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स। उनके फादर की इच्छा थी, पापा की इच्छा थी कि उन्होंने मेडिसिन की तरफ यानी वैद्यकीय शास्त्र की तरफ मुड़ना चाहिए, डॉक्टरी करना चाहिए। लेकिन बावजूद उसके उनका झुकाव, वो बेंट झुकाव जो था वो मैथ्स के तरफ था, उन्हें मैथमेटिक्स बहुत पसंद था। द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स। और उस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स का कोर्स ना होने की वजह से ही ऑप्टेड टू स्टडी फिजिक्स इंस्टेड। तो मैथमेटिक्स की जगह पे उन्हें फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र लेना पड़ा।